बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के सियासी मामलात किस समत में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी असना के अंदर लोगों की हालत ज़ार क्या है, वो चाहे सैलाब हो या महंगाई हो, उसको भी आज प्रोग्राम में मौज़ूअ बहस लेके आएंगे। अब से थोड़ी देर पहले कामिल अली आगा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं, उन्होंने एक फ़ैसला, पार्लिमानी उनकी मीटिंग हुई, उसके अंदर एक फ़ैसला किया गया और फ़ैसला बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया और फ़ैसले के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन साहब को पार्टी सदर के ओहदे से हटा दिया गया है। तारिक बशीर चीमा साहब को भी अपने ओहदे से उनके जो था हटा दिया गया है और इसके ऊपर पहले हमने सुना तरदीद आई, उसके बाद फिर काफ लीग के जब रहनुमा कामिल अली आगा साहब आए, उन्होंने मीडिया टॉक मुख्तसर से की तो उसके अंदर उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि ऐसा ही है। उसके साथ साथ हमने देखा आपसे थोड़ी देर पहले PDM का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत हुआ, जो ख़त्म हुआ। इजलास के बाद ये कहा गया कि हर सूरत के अंदर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये कहा गया कि इमरान खान जो है वो नौजवानों को वरगला रहे हैं, हर मौके पे और हर जगह पर इमरान खान का मुहासबा जो है वो हम करेंगे। जो कुछ भी हो रहा है वो आइन के मुताबिक नहीं हो रहा। आइन की अमलदारी बहुत ज़रूरी अमल है, इसका होना लाजिम है। गौरतलब चीज़ जो थी वो हुकूमत की मुद्दत पूरी करने का ऐलान था जो PDM की जानिब से किया गया। मरीम नवाज़ साहिबा ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, जिसके अंदर उन्होंने उन तमाम चीज़ों के हवाले दिए, वो रेफरेंसेस दिए जो उनके नज़दीक गैर आइनी अमल हैं जो हो रहे हैं और जुडिशरी के अंदर उनका कहना है कि धड़ेबंदी जो है वो करने की कोशिश की जा रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। PTI के ममनुआ फंडिंग के हवाले से खासा शोर है गुज़श्ता 2 दिन से और कहा जा रहा है कि जी अदलिया ने 8 साल से उस केस को दबाया हुआ है और उसके ऊपर कोई फैसला नहीं सुना रहे। वो क्यों नहीं सुना रहे, इसको भी आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कुछ अवामी मसले मसाइल भी हैं, अगर हमारे हुक्मरानों को कुछ वक्त मिले तो वो आवाम की तरफ यकीनी तौर पर देखें कि उनकी क्या हालत ज़ार है। आज KL इलेक्ट्रिक ने अपने कीमत के अंदर इजाफा कर दिया, फ़ी यूनिट के अंदर कीमत जो है वो बढ़ाई गई है। LPG की कीमत आज बढ़ा दी गई है। अगर हम बात करें सैलाब की तबाहकारियों की तो जनूबी पंजाब समेत बलोचिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालत ज़ार है वहाँ पे लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं और ज़्यादातर लोगों के पास चीज़ें नहीं हैं। और चीज़ों से मुराद मेरी है जो रेस्क्यू की वहाँ पर इमदादी टीमें हो सकती हैं या वहाँ पर जो हुकूमती मशीनरी हो सकती है, उस तरह मुतहर्रिक नहीं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नदीम रज़ा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नदीम साहब। सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ ज़रा पॉलिटिकल जो हमारा अरीना है उसके ऊपर जो कुछ जारी है उसको डिस्कस करें। सबसे पहले ये बताइए कि चौधरी शुजात हुसैन साहब, एक लंबा अरसा कई दहाइयों पे उनकी सियासत जो है वो हमारे सामने है, पार्टी की सदारत उनके सामने आपने देखा हम सबके सामने है, उनको उससे हटा दिया गया है। तारिक बशीर चीमा साहब को भी हटा दिया गया है। क्या चल रहा है काफ लीग के हलकों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में? सर, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इस खानदान के लिए बहुत बुरा हुआ है, चौधरी खानदान के लिए, जिसकी पहले मिसालें दी जाती थी कि ये दोनों भाइयों के दरमियान इस कदर इत्तेहाद है कि दोनों भाई एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और पता नहीं चलता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो चंद महीनों की दोनों में छोटाई बढ़ाई है, उसके बावजूद एक साथ चलते थे। लेकिन बहरहाल जो इख्तिदार है वो किसी का सगा नहीं होता, उसमें भाई हो, बाप बेटा हो, कोई भी हो, हर किसी को जो सगा होता है, अजीज होता है, वो इख्तिदार की मसनद होती है। वो उसको उस मसनद के ऊपर बैठना होता है, उसमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि बदशगुनी हुई है खानदान के लिए। जो दरार ये कायम हो गई है ये कभी खत्म होने वाली दरार नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत जिस जगह पे इन दिनों चल पड़ी है, इसकी माजी न बैद या माजी करीब कहीं भी मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि अदम बर्दाश्त का जो मादा है जिस कदर फैल चुका है, उसने भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, जिसकी वजह से अनसर्टिनिटी बढ़ रही है। जब अनसर्टिनिटी बढ़ रही है तो हर शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार है इस मुल्क के अंदर। तो वहाँ पे चाहे इस खानदान के अंदर भी दरार का पड़ जाना कोई अचंभे की बात नहीं है कि जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है एक दूसरे को रौंदा जा रहा है लिटरली। यानी कि मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ा जा रहा है इसकी मिसाल कोई नहीं है। और ये जिस तरह से इनको चौधरी शुजात को निकाला गया है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट है इस खानदान के लिए। बाकी सियासत में तो कोई नई चीज़ नहीं होती, ना हर्फ आखिर होता कि कल क्या हो जाएगा और ये परवेज इलाही कब तक मसनद पे बैठे रहेंगे वज़ारत आला की। तो ये अपनी जगह है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। कमल शोजब साहिबा हमें ज्वाइन करिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो कमल साहिबा। कमल साहिबा, अब तक की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उससे तो यूँ ही लग रहा है कि पंजाब में काफ लीग जो आपके इत्तेहादी हैं, चौधरी शुजात साहब या आप लोग अब हुकूमत कैरी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है
कि जो रजीम चेंज की सूरत में हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, आप उसको पहली तो चीज़ ये बताइए कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करके आप पंजाब में ऑपरेट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि इसको डिज़ोल्व किए जाने, तहलील किए जाने के हवाले से बहुत सारी आरा PTI के अपने अंदर भी पाई जाती हैं, कुछ उनके लीडरान ये ख्याल भी रखते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है, ये ठीक है कंटिन्यू करना है इस गवर्नमेंट को पंजाब की, या इसको डिज़ोल्व कर देना चाहिए था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमने बड़ी मेहनत से अवाम के मैंडेट के बाद ये हुकूमत वापस ली है। हमने पीसफुल रास्ता अपनाया है, इलेक्शंस का रास्ता अपनाया है, जहाँ पे लोटे डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद अवाम ने भरपूर बाई इलेक्शंस में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट किया कि आम आपके जनरल इलेक्शंस में कभी भी 50% प्लस पे टर्नआउट नहीं हुआ। कराची की मिसाल आपके सामने है कि एक सीट पे 9% से भी नीचे टर्नआउट हुआ है और उन्होंने फिर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये बाई इलेक्शन ऐसे थे कि 50% से बढ़ के अवाम ने निकल के इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हमने तो ये बड़े एक जो इलीगल तरीके से, इलीजिटिमेट तरीके से खींची गई थी हमसे, लेकिन हमने बिल्कुल जो बाय बुक्स रास्ता उसके थ्रू ये वापस ली है। एक बात तो डिसॉल्व तो फिलहाल तो नहीं करेंगे, फिलहाल तो चलाएंगे, और जो इन्होंने तबाही मचाई है इन 4 महीनों में उसको अंडू करने की कोशिश करेंगे। उसकी सबसे पहली मिसाल ये है कि किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड और एहसास प्रोग्राम को दोबारा से जारी किया गया और मजीद उसमें बेहतरी ला रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने अवाम का जो चक्की में उनको पीस दिया ना महंगाई की और जानलेवा महंगाई की है, उसके असरात को कम करने के लिए बिलबिलाती बहकती और सशक्ति अवाम बिलकती को रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। एक बात। नंबर 2, देखिए, इम्पोर्टेड हुकूमत को हमने बिल्कुल भी नहीं माना और ना हम मानेंगे, और उसके लिए मुतालबा इलेक्शंस का रखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस फेडरल हुकूमत को इन्होंने आधी रात को नकब लगा के खींचा था और अब इनसे चलाई नहीं जा रही और खाली अवाम को चलाते हैं ये, जिसमें मेजॉरिटी पार्टी नहीं बैठी हुई, 131 मेंबरान रिजाइन करके जा चुके हैं, उस अवाम में खाली सोफों को खुद ही ये सुनाते रहते हैं अपनी जो इन्होंने दास्तानें सुनानी होती हैं। 6-8 लोगों से ज्यादा कई दफा अवाम में लोग नहीं बैठे होते और वन साइडेड फैसले कर करके ये और उसमें लेजिस्लेशन जो कर रहे हैं वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। और इंशाल्लाह ताला जब 2/3 से एक अहम चीज़ वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जो है PDM का इजलास खत्म हुआ, आपने देखा होगा, उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की। उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि जी गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी, ये PDM का डिसीजन है और उनके लीडर ने ये अनाउंस कर दिया। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये किस तरह होगा कि वो फेडरल के अंदर अहकामात कुछ और दे रहे हैं, आप प्रोविंस के अंदर ज़ाहिर है उनके अहकामात नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसले मसाइल तो होंगे। हाउ वुड यू गाइज ऑपरेट? देखिए जी, उनकी ये विजुअल थिंकिंग जरूर है, फैसले वो नहीं दे सकते, फैसले अवाम ने देने हैं। जब अवाम का मैंडेट उनके साथ नहीं है, एक माइनॉरिटी पार्टी जो है जो बैठी हुई थी अपोजिशन में, वो जोड़ तोड़ करके तरोपे लगा के 14 पार्टियों के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं, वो कितनी देर चलेंगे? एक अपॉइंटमेंट करनी हो तो उनको 10-12 लोगों की ठोडियों को हाथ लगाने पड़ते हैं, उनके जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, उनकी मिन्नत तरला करना पड़ता है। गवर्नर स्टेट बैंक की जो वैकेंसी अभी तक खुली वो ओपन पड़ी हुई है सीट, और जो इस बंदे को वो लाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर पीपल्स पार्टी उन्हें अलग ब्लैकमेल कर रही है, MQM अलग कर रही है। तो इस तरीके से तो अमूरे जो हुकूमत है वो चलते नहीं। एक बात। नंबर 2, देखिए 18वीं तरमीम के बाद वो वैसे भी डिक्टेशंस नहीं दे सकते, तो जो सूबे में काम होने हैं करने हैं इंशाल्लाह। अब तो KPP पेशावर से लेके तो देख लें कहाँ तक, पहले हमें ताने मारते थे कि पेशावर में छुप के बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह तो लाहौर में भी दंदनाते फिरेंगे। अब इनको छुपने की जरूरत है कि ये इस्लामाबाद में कितनी अरसा रहेंगे। तो ये जो इनकी तबाही, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक या एक लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, इसके पीछे अवाम नहीं खड़ी, आपने देख लिया। अवाम को आप एक दफा इशारा करें इमरान खान तो वो पूरी पूरी रात आके प्रोटेस्ट करते हैं। इनके लिए तो कोई भी नहीं निकला और ना निकलेगा। इनको हटाने के लिए लोग कर रहे हैं, मन्नतें मान रहे हैं। लोग जश्न मना रहे थे, हम बंदे निकालते तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकता था, तो हमने जरा बुर्दबारी का रोल प्ले किया और इस वजह से हमने लोगों को निकाला उस रात बाहर, जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं। अभी की आपको मिसाल दूं, कहते हैं ना हाथ ना पिया के थू कड़ी, The grapes are sour, I will not eat them। आपने सुनी होगी ये कहानी भी पढ़ी। तो निकालें जी बंदे, अब हमने जश्न खत्म कर दिया है, हम तो यौम तशक्कुर मना रहे थे, ये भी निकाल लें। वो बेचारा अल्लाह रखा पेप्सी रो रहा है उस दिन से कि जिस दिन से हमने जी परफॉर्मेंस लाहौर में कराई है, मेरे खाने के मुझे लाले पड़ गए हैं। तो जो इनके साथ जाके आजकल खड़ा होता है उसका तो हशर निकल जाता है। आप बुला लें, आज डी चौक पे एक सेलिब्रेशन करने स्टार्ट कर रहे हैं, आज यहाँ पे भी अल्लाह रखा पेप्सी को बुला के कोई बंदे 4 इकट्ठे करने की कोशिश करते, देखते कि शायद हो जाते इकट्ठे। लेकिन बात सारी ये है कि देखें अब
एक और अहम चीज़, जो कुछ इस वक्त हालत इज़ार जनूबी पंजाब में, ज़रा पंजाब को अब आप लोग लीड कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब लीड कर रहे हैं, सैलाब की जो तबाहकारी हैं बलूचिस्तान में भी है, लेकिन जनूबी पंजाब की हालत बहुत ख़राब है। कुछ अर्जेंसी या कुछ एमरजेंसी के नफाज का इतलाक़ करते हुए कुछ इक़दाम ले रहे हैं आप लोग? पहला जुमला अपना कंप्लीट कर लूं। अवाम ने इस रिजीम चेंज को मुस्तरद किया था और उसका आपने देख लिया था अमली नमूना 11 अप्रैल की रात से लेके आज तक। अवाम को जब आप इमरान खान की कॉल जाती है, इमरान खान के ना कहे भी लोग निकल आते हैं। दूसरी बात देखिए, आप अगर खान साहब के आज के ट्वीट्स भी देख लें तो उन्होंने बाकायदा उसमें जिक्र किया है कि मैंने अपनी पंजाब की हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की है, उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं और केपी को भी कहा है। केपी को कहा है कि बलूचिस्तान में रिलीफ का काम करें और पंजाब को कहा है कि साउथ पंजाब में और बाकी इलाकों में, मियांवाली में फौरी तौर पे इमरजेंसी बुनियादों पर काम करें। हम तो वैसे ही अवाम की खिदमत की है, तो अवाम आज हमारे साथ खड़ी है, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल इमरजेंसी होगी और कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक दिन हुआ है और अर्जेंट बेसिस पे आते ही उन्होंने इस चीज पे नोटिस भी लिया और काम भी करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कमल शोज़ब हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नदीम साहब, सर ये फरमाइएगा, पीटीआई वाले कहते हैं कि वी हैव ऑल द राइट टू सेलिब्रेट, क्योंकि हमने जो कहा, खान ने, कप्तान ने जो कहा वो कर दिखाया, और उसका नतीजा जिस तरह आप सुन रहे हैं कि 17 तारीख को आया और जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ और जिस तरह फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको एंडोर्स किया और उन्हीं का वज़ीर आला इस वक्त मनसब पर बैठा है। ये बताइए कि कहीं पीटीआई से कोई गलती तो नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो क्या गलती हो रही है? गलतियां तो देखें सभी कर रहे हैं, सभी गलतियां कर रहे हैं, और ये परसेप्शन की लड़ाई है इस वक्त। सारी परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई है बेसिकली। देखिए, कोई भी जो उसमें पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो या कोई सी जमात हो, कोई भी है, अपनी कारकर्दगी की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक लफ्ज़ें चल रही है। बात हो रही है तो किसी की बैड गवर्नेंस की बात की जा रही है कि अपनी जो अच्छाइयाँ हैं या जो मंसूबा है वो तो कोई बताए ना। कोई भी जमात हो, किसी एक का भी जमात का आप देख लें, क्योंकि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मुसलसल एक अरसे से प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो चल रही है नेगेटिविटी चल रही है, जो सेल किया जा रहा है वो दूसरी पार्टी की बुराइयां की जा रही है। अपने अंदर की जो अच्छाइयां या कंस्ट्रक्टिव बात करने पे कोई तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेट, हर कोई दूसरे की तरफ एक उंगली दूसरे की तरफ उठा रहा था, बाकी उसकी अपनी तरफ आ रही है, उसकी तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो आप कह रहे हैं कि गलतियां हो रही हैं, गलतियां ये सभी मुसलसल गलतियां करें। अभी जैसे शोता साहब कह रहे हैं वो कि हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे, यही गवर्नमेंट है। पीटीआई वाले कहते हैं कि फौरी इलेक्शन किए जाएं। अगर ये पंजाब गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट वो असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं तो उसके बाद जवाब खत्म हो जाता है, इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो यही चीज है जो मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि हमने इलेक्शन नहीं कराना, अपना टेन्योर पूरा करेंगे। तो कहाँ चली गई थी खिलाफियात, कहाँ चली गई उसूल और जवाबित कि हमें इलेक्शन चाहिए? दोनों जो है वो इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते कि अपना मैक्सिमम टाइम पूरा करना चाहते हैं। फिर कहाँ से मुतालबा कहाँ चला गया अर्ली इलेक्शन का, या इलेक्शन कराएं ताकि अवामी मैंडेट के साथ दोबारा इक़्तिदार में आए? ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी की ख्वाहिश है। पंजाब में हुआ जो पावर ट्रांसफर हुई है, वो भी देखिए किस तरह से पावर ट्रांसफर हुई है, और अभी फिर हुआ है। जो डिसीजन आ रहे हैं यहाँ पे हर कोई अपने अपने सच की तरफ जा रहा है। हर जमात यही कह रही है कि जो हम कह रहे हैं वही सच है, बाकी जो है वो झूठ है। तो जिस सोसाइटी में इस तरह की चीजें सरायत कर जाए, जहाँ पे सिर्फ अपने आप को बोले हक है और दूसरा तो कोई ना हक है, कोई हक से कोई भी नहीं है, तो फिर वो माशरा अच्छा सर किस तरह से तरक्की करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा? फिर ये बताएं फिर नदीम साहब के, चलें ये तो सियासी एक म्यूजिकल चेयर ही अगर हम कहें तो लगी हुई है, और जो आप कह रहे हैं कि हर किसी को अपनी जो है वो इक़्तिदार और हुकूमत की लालच है या फ़िक्र है। अब इस असना के अंदर जो अवामुन्नास है उसका नारा हर कोई लगा रहा है, आप जानते हैं, सारे कह रहे हैं जी हम अवाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त लोगों की हालत ज़ार है, महंगाई की बात करें या जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, मुझे ये बताएं कि मुझे तो ये समझ नहीं आती मैं कहाँ से गुफ्तगू शुरू करूँ और कहाँ पे इसका अख्ताम किया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए ना, अवाम ये पहले मुस्लिम लीग नून थी, ये अवाम की बहुत खैरख्वाह थी। जब भी पेट्रोल पे पैसे बढ़ते थे तो वो शोर मचाती थी कि अवाम के साथ जुल्म हो गया, हम मुसरत करते हैं। फिर इन्होंने आते किस तरह से पैसे बढ़ाए वो सबके सामने है। तो इसी तरह से पीटीआई है जो कल तक पैसे बढ़ा रहे थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, अब ये नून लीग कर रही है तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। अवाम के साथ कोई भी नहीं है, और अनफॉर्चुनेट अवाम भी अपने साथ खुद नहीं है। उनको पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। आप देखें डॉलर या 245 का हो गया है, किसी को कोई परवाह नहीं है। इस गवर्नमेंट के वजीर खजाना जो वो कहाँ है,
वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, बस वो आज आके उन्होंने कह दिया कि बस ये प्रेशर है, ये चंद हफ्तों में प्रेशर खत्म हो जाएगा। कौन सा प्रेशर है? तो आप किस लिए, वजारत खजाना किस लिए, कौन कंट्रोल करेगा? कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, और अवाम को इसी तरह से रोंदे जा रहे हैं जैसे कल से वैसे आज है, और आने वाला कल उससे बुरा होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ रहिएगा। शेख रोहेल असगर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो शेख साहब। सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये फरमाइएगा, बहुत कुछ चीज़ें डेवलपमेंट होगी इस असना में। ये सर दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि IMF का पैसा कहाँ है, एक तो उसके बारे में हमें बताइए। दूसरा ये बताइए, आपने ये लेते वक्त फैसला कहा था मुश्किल चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, मुश्किल फैसले करने पड़े, मुश्किल फैसले भी किए लेकिन पैसे नहीं आए। 4 माह की या 3.5 माह की आपकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी आपने पब्लिक को रिलीफ नहीं दिया, उसका वादा किया था। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट शेख साहब? अच्छा, सवाल तो होता है ना उठाने के लिए, उन सवालों के जवाब तलाश करते हैं प्लीज। और जवाब वो होते हैं जब आपको किसी भी कहीं भी आप को प्लानिंग करते हैं ना, या कोई आप सोचते हैं तो आपकी सोच को लोग टो करते हैं। हमारे यहाँ जज्बातियत बहुत ज्यादा है। मैं कतई तौर पे ये बात नहीं करूंगा ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ ना मैं किसी को ये करना चाहता हूँ वो क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। ये बातें वो करते हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई हो, वो बात ऐसी करते हैं। वो किसी को तनकीद का निशाने बना सकते हैं। अच्छा, तनकीद करना बड़ा आसान होता है, मशवरा देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे 2018 में गालबन जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उन्हें छोड़ा, फिर आपको 2-3 चीजें बगौर उस पर जायजा देना पड़ेगा कि उस वक्त आपके रिजर्व्स कितने थे। फिर उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस क्या थी। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके डॉलर पे जो प्रेशर था वो क्या और क्यों नहीं था, डॉलर क्यों नहीं रेस कर रहा था। फिर आपको मुआवजा करेगा आज के दौर से कि आज जब आपने हुकूमत दी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आपने हुकूमत दी तो आपको पता था ये कुछ हो रहा है, हो गया, होता रहेगा। एग्जैक्टली। अब आप ये समझते हैं कि इतनी गिरावट करने के बाद, इतनी बर्बादी करने के बाद आप ये समझते हैं कि 3 माह के अंदर कोई शख्स, वो मुफ्ता इस्माइल हो या वो इसहाक डार साहब हो या कोई भी। सर एक सवाल है, फिर दानिश का माहिर हो, एक सवाल है ना, अर्ज तो सुने मेरी। वो सवाल ये है, लोग ये कहते हैं कि ठीक है, मान लिया कि 3 महीने में, हम भी मानते हैं कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर भी जो है वो सारी कुछ चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकती, लेकिन एक चीज़ होती है कि आपको एक डायरेक्शन, एक समत जो है वो नज़र आ जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इस कि आपने आवाम से किया वादा, या आप जानते हैं आपके लीडरान ने खिताब किए और उन खुतबात के अंदर उन्होंने कहा कि हम आपको इस सारे चुंगल से निकालेंगे, लेकिन चीज़ें उसके ऑपोजिट होने लग गई। और आपने अभी फरमाया कि हमें इक़्तिदार में आने से पहले नहीं पता था क्या कि ऐसा होने जा रहा है, यकीनी तौर पे हमें पता था। तो फिर लोग तो पूछते हैं ना सर कि वो कहाँ पे गई चीज़ें जो आपने कही थी, कोई डायरेक्शन तो हमें दिखाएं। कौन लोग पूछते हैं? यहाँ पे तो लोग क्या सिर्फ झूठ के पीछे चलते हैं। जितना आप झूठ बोलते जाएंगे लोग आपकी मानते जाएंगे। मासूफ ने जितने झूठ बोले हैं, मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की सियासत, मुझे भी बड़ा अर्सा हो गया इस सियासत में, तालिब इल्म में सियासी स्कूल का, तो मैंने, मुझसे आप कसम ले लीजिए, मुझसे आप वैसे बात करवा लीजिए कि मैंने अपनी जिंदगी में इस किस्म की सियासत होते नहीं देखी जिस किस्म की सियासत ये थी। अब आप ये कहते हैं कि हुकूमत अगर आप 4-6 महीने और दे देते तो यकीन कीजिए ये खुदा न खास्ता इस मुल्क का वो हशर हो जाता था कि आपकी आने वाली नस्लें भी आपको माफ ना करती। तो इसलिए मियां साहब तो कह रहे हैं, मैं तो पहले कह रहा था कि ना जाए हुकूमत में, बड़े मियां साहब फिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? सब मियां साहब बाहर बैठे हुए ना, मियां साहब ने तो ठीक कहा होगा सर। वो आप फिर कह रहे हैं कि वो इग्नोरेंट है, ये नहीं, मतलब देखें ना, एक क्लैरिटी नहीं है। शहबाज साहब कहते हैं हुकूमत में आना है, बैठना है, मुल्क को बचाना है, आप बैठ गए। उसके बाद बड़े मियां साहब कहते हैं मैं तो पहले ही कह रहा था हुकूमत में नहीं आना। फिर मुझे बताएं किसकी माने लोग होंगे, तो फिर आपको और किस्म के हालात से सामना करना पड़ेगा। अगर आप ये ना करते तो अवाम आपके चीथड़े उड़ा देते जो बाकी सियासतदान रह गए थे। ये एक क्रिमिनल एक्ट होता ना, आप इसे जानना छुड़ाते तो ये बहुत बुरे हालात के आपको सामना करना पड़ता। तो सर अभी 4 जगहों में तो वो 4 सूबों में आके बैठ गए, वो KPK में, GB में, KPK में, पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में। कोई अजाब नाज़िल करना होता है तो इस तरह के बदकिरदार लोगों को भेज देता है। ये आपने मेरे ख्याल में कुरान में शायद पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा है इसको, मैंने पढ़ा है, मुझे अजाब के बारे में, हुक्मरानों के बारे में अंदाजा है मुझे, लेकिन ये आपके लोगों ने इंतखाब किया ना, इनका वोट कास्ट किए गए ना सर। सुन ले बात मेरी जी प्लीज। वोट कहाँ कास्ट किए यार, किसने किए और किसने नहीं किए? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि जज्बाती लोग है ना हम लोग, अब फैसला करने में बड़े जज्बात का बड़ा अमल दखल होता है।
अब बात मैं वही तो आपसे ऐसा करना चाह रहा था कि ये आप देखिएगा वक्त के साथ साथ जब कल थोड़ी सी करवट बदलेगी है इस मुल्क की हालात, तो आप देखिए कि ये इमाम आपके नारे लगा रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं तो कम से कम इतना ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हूँ और ना मुझे इन नताइज का कोई इतना खौफ है ना खतरा है। एक दिन आएगा, आप याद रखिए। मुझे अफसोस उन लोगों पे है जो लोग उस शख्स की तकलीफ करते हैं, बस मुझे उसमें कोई गिला नहीं है, मुझे उन लोगों में गिला है जो वो लोग 4 सूबों में बैठे हैं, 4 सूबों में हैं, उन्होंने इंतखाब किया उनका। शेख साहब सुन पा रहे हैं मुझे? शेख साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आप मुझे सुन पा रहे हैं शेख साहब? शेख रोहेल अस्कर साहब से हमारा मुनक़ता हो गया है। नदीम साहब एक ब्रेक है, मैंने उसकी जानिब जाने राब्ता मुनक़ता हो गया या उन्होंने कर दिया, मैं इसके बारे में नहीं कुछ जान पाया अभी तक, लेकिन हम एक ब्रेक है उसकी जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नदीम साहब यहीं से मैं चाहूँगा हम गुफ्तगू जो है उठाएँ। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू जारी है मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। नदीम रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शेख रोहेल अस्कर हमारे साथ मौजूद थे और उनसे मेरा सवाल ये था कि जो भी आपने वादे किए उन वादों को आपने पूरा नहीं किया, जो भी आपने कमिटमेंट की उनको आपने मुश्किल फ़ैसलों का बाद में नाम दिया, जो कुछ करना था वो किया, ना IMF के पैसे आए, ना महंगाई के अंदर कमी हुई, ना लोगों की हालत ज़ार बेहतर हुई, बल्कि इसके बरक्स जो कुछ हो सकता था ख़राब वो सब कुछ हो गया है। और फिर उनसे मैंने पूछा ये कि ये फरमाइए कि बड़े मियाँ साहब कहते हैं कि मैं पहले कहता था इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, छोटे मियाँ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। नदीम रज़ा साहब सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जो कुछ भी नून लीग के साथ हो रहा है इसकी ज़िम्मेदार नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, या बड़े मियाँ साहब हैं या छोटे मियाँ साहब हैं? कौन है? कोई एक तो है जिसने नून लीग का जो है ये हालत इज़हार कर दिया कि उनके लीडरान को समझ ही नहीं आ रही कि स्टेटमेंट का क्या जवाब देना है। एक तो जो रोहेल अस्कर साहब बात कर रहे थे उन्होंने मेरी उन बातों की तस्दीक और तौसीक कर दी है जो मैं कह रहा था कि कोई भी जमात जो पाकिस्तान में इस वक्त है वो अपनी अच्छाइयों पे नहीं काम कर रही है, वो दूसरों की बुराइयों के ऊपर काम कर रही है, दूसरों की बुराइयों पर उंगली उठा रही है और अपनी बात करने पे आमादा नहीं है। जो उन्होंने कहा था कि कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि अगर अवाम ठीक न हो तो उन पे हुक्मरान ऐसे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो ये उनका ये जुमला था PTI की तरफ। तो अब जो हुक्मरान आए हैं पाकिस्तान के मुसल्लत किए गए तो ये किसका गुनाह है? तो अब ये भी देखें ना, वो अपनी ही बातों का जवाब उसमें नफी में दे रहे होते हैं। तो बार आपका सवाल था कि कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब खुद हैं, क्योंकि वो इख्तिदार का वज़ारत उज़्मा का ताज अपने सर पे सजाना चाहते थे। उनकी बहुत जल्दी थी कि इख्तिदार में बैठे। इसी तरह से अपने बेटे को उन्होंने वहाँ बिठाया, वज़ारत आला पंजाब के मसनद पे बिठाया है। तो इन्हें जल्दी लगी हुई थी, क्योंकि अगर देखें आप जो इस तरह इख्तिदार लेने के हक में नहीं थे लोग, क्योंकि बातें ये हो रही थी कि PTI की हुकूमत जो है वो अपने पैरों पर खुद गिर जाएगी, अपने बोझ से खुद गिर जाएगी 3 से 4 महीने में। लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा जल्दी थी वज़ारत उज़्मा ताज लगाने के लिए और बहुत ही इनकी कोशिशें की जा रही थी। बात पहले ये की जा रही थी कि डॉलर भी नीचे आ जाएगा और महंगाई का ग्राफ भी हम नीचे लेकर आ जाएंगे, हमने पहले से प्लानिंग कर दी है। और इवन इस तरह भी मैंने ये सुना था उस वक्त सेक्रेटरी वगैरह थे जब ट्रांजिशन चल रहा था तो वो इनसे ब्रीफिंग लेनी शुरू कर दी थी कि इतना फॉरश्योर था कि गवर्नमेंट में ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये था जब ब्रीफिंग लेनी शुरू कर दी थी कि वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या मनसूबाबंदी की है? कोई मनसूबाबंदी नहीं। ठीक है, इन मनसूबाबंदी के हवाले से सर डिटेल में बात करते हैं। मेरे साथ रहें अली हैदर गिलानी साहब ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वेलकम टू द शो गिलानी साहब, आपकी पार्टी के ऊपर 2 इल्ज़ाम हैं इस वक्त जो मौजूदा सारी सूरत हाल है। एक इल्ज़ाम तो आप पे ये लग रहा है कि आप लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डेंट पहुँचाया है और आप लोगों ने पॉलिटिकल माइलेज हासिल की है, एक चीज़। दूसरा ये कि PDM का जो इत्तेहाद है वो नून लीग और मौलाना की वजह से भी कायम है और आप लोग उससे कुछ सेटिस्फाइड नहीं हैं। मुमकिन तौर पर जिस तरह पहले अलहदा हुए थे आगे भी होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इन दोनों बातों के बारे में? उसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ। हम PDM के हिस्सा नहीं है। हम PDM से हम जरूर PDM के अलायंस में
जरूर हैं, हम उनके एलाए जरूर हैं, लेकिन अब हम पीडीएम का बाकायदा तौर पे हिस्सा नहीं है। आपको याद होगा पहले एक इशू बना था जिसपे पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम से अलग हो गई थी। जहाँ तक आपके दूसरा सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बेस था, वो पॉलिटिकल स्पेस जो थी पंजाब में, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उसको ऑक्यूपाई किया था। तो ये बात कहना कि हमारा स्टेक नहीं है पंजाब में पीएमएलएन के साथ, हम उनको कोई वो करके धोखा दे के हम कुछ गेन कर जाएंगे, वो बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर हम अपना वोट बैंक वापस पीटीआई से लेना चाहते हैं तो इसलिए हमें पॉलिटिकल स्पेस की जरूरत है और वो हम ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले इलेक्शन में हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जो हमारा वोट बैंक उनके पास दिया था वो हम छीन लेंगे, वापस लेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन सर जो इवेंचुअली अभी नुकसान हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पंजाब में और वफाक में, यानी कि दोनों जगहों पे आपने उनको जो है बंदूक के आगे कर दिया, लोग ये कहते हैं और ये कहते हैं कि इसके पीछे देखें, अगर आप ये कहें कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमें नहीं लाना चाहिए था या हमें नहीं करना चाहिए था, तो ये तो बड़ी पुरानी बात है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स जो है वो बहुत जल्दी तब्दील हो जाती है। आज से 6 महीने पहले नहीं किसी को पता था कि ये किस्म के हालात होंगे, तो अब आगे पीएमएलएन आगे कोई पता नहीं कि ये सारे टेबल्स टर्न हो जाएं और तहरीके इंसाफ फिर अपनी पॉपुलैरिटी के उसी उस पे हो जिसपे ये अप्रैल के पहले वीक में थे। तो पॉलिटिक्स तो चेंजेस वेरी क्विकली इन पाकिस्तान। सिंध में इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हैं बारिशों की वजह से, क्या कहेंगे उसके बारे में जो बारिशों की सैलाबों की तबाहकारियाँ जारी हैं? जी बिल्कुल, सिंध के अर्बन जनूबी पंजाब में भी बहुत हालात खराब हैं और यूँ तो पंजाब में भी बहुत ख़राब है जी। साउथ पंजाब जी वही आज बहुत ही बुरा सैलाबी रेले की वजह से बहुत ही अमवात हुई हैं। उस पर हमें कोई बड़ी तशवीश भी है और हम चाहते हैं कि कोई उस पर कोई ऐसी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट बनाए जिससे हम ये कीमती जानों का जो ज़िया है वो उससे बचाया जा सके, और हम कोई ऐसे बंद बनाएं जिससे ये जो सैलाबी रेले आ रहे हैं उससे कोई बचाव हो। और जहाँ तक शहरी इलाकों की बात है तो हमें सीवरेज के निज़ाम बहुत बेहतर करना पड़ेगा। वो बहुत खस्ता है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है। बट इंशाल्लाह हम कुछ इस पर करेंगे जो आप सिंध की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है अली हैदर गिलानी साहब पीपल्स से। नदीम साहब, पीपल्स पार्टी वाले हों, पीटीआई वाले हों या नून लीग वाले हों, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है कि हर किसी ने जो है वो अपने आप को दुरुस्त कहना है ज़ाहिर है और वो कह रहा है। लेकिन इस सब में जो गौरतलब चीज़ है कि इस वक्त जो राइजिंग पावर है, एक मरतबा फिर पीटीआई वो तो अपनी विक्ट्री क्लेम कर रही है और उस पर वो खुशी मना रही है, लेकिन जो इस वक्त दूसरी पावर है जो पीडीएम या स्लैश नून लीग या पीपल्स पार्टी है, वो ब्लेम गेम पे अभी भी चल रहे हैं। सर, आपके ख्याल से इसी ब्लेम गेम की सियासत पे रहेंगे तो सर्वाइव करेंगे या उनको कुछ नए ऑप्टिक्स और नए डायमेंशंस में आगे बढ़ना होगा सर्वाइव करने के लिए? आना होगा। ये ब्लेम गेम आखिर कब तक चलेगा? लोग समझदार हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये जो दौर चल रहा है, जिस तरह से मैं ना मानूं कि जो हर बंदा अज़म लेके चल रहा है, मैं ना मानूं जो बात कह रहे हैं उसको उसकी नफी कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। अभी भी देखें, आप ये कह रहे हैं वोट अपना छीन लेंगे। अली हैदर गिलानी ने कहा कि हम अपना वोट बैंक छीन लेंगे इलेक्शन। भाई किसकी बुनियाद पे आप वोट बैंक छीनेंगे? कोई काम तो करके दिखाए ना, जमीनी हकायक क्या है। हर आदमी सिवाय तनकीद के कोई तामीरी कंस्ट्रक्टिव बात कोई करने पर तैयार ही नहीं है। अगर देखिए ये प्लानिंग करके आते, अपना वोट बैंक बनाना होता तो ये सूरत हाल नहीं होती। अब यानी कि एक जो फेडरल में गवर्नमेंट लेके बैठे हुए, अभी देखे ना पिछले दिनों जो एक मजा का खेल एक कुतबा लगा दिया गया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो इस्लामाबाद से इस्लामाबाद तक है, सिर्फ वफाक के अंदर कहीं भी उनकी गवर्नमेंट नहीं, सूबाई सतह के ऊपर वो पीपल्स किसी में गवर्नमेंट है, वो भी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके साथ मौजूद है। इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में इनकी दस्तरस में नहीं है। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। जो महंगाई को कंट्रोल करने के बजाय महंगाई को उसने फ्री फॉल छोड़ दिया डॉलर की तरह, तो उस गवर्नमेंट से क्या आप तवक्को रख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है आवाम के लिए काम करेगी? इन्होंने कुछ नहीं किया, सब अपने अपने धंधों में लगे हुए, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं, किसी चीज का, आवाम का किसी को कोई आसरा नहीं है, कोई उनकी फलाह बहबूद। तो सर फिर जो लोग ये कह रहे हैं नदीम साहब के मुल्क जो है वो कोलिजन की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाला है,
उनकी बातें तो फिर आप दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि वो सच साबित होती दिखाई दे रही हैं अगर यूं ही चलते रहे मामला। तो IMF का भी कोई पता नहीं कि कहाँ पे हैं पैसे। बॉस IMF का भी ये बनाया हुआ, ट्रक की बत्ती के पीछे IMF का लगाया हुआ है कि पहले कहते चंद हफ्तों में आ जाएगा, अभी बात चली गई मिड ऑफ अगस्त तक बात जा चुकी है कि उसके डायरेक्टर जो है छुट्टी पर गए हैं कि वो जब आएंगे तो फिर उनसे बातचीत होगी। तो उसकी ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा के छोड़ दिया गया है। इनके बस में कोई चीज नजर नहीं आ रही। इनके बस में सिर्फ यही है, सिर्फ स्टेटमेंट दे देना, इमरान खान के खिलाफ बात करना, कभी जो इनके अपोजिशन है उनके खिलाफ बात करना, और जो करने का काम है ये नहीं कर पा रहे। और मैं नहीं समझता कि ये आगे भी कर पाएंगे। हाँ तो हाँ, ये स्लोगन बड़ा स्ट्रांगली दे रहे हैं कि हम पूरा अपना जो टाइम है पूरा करेंगे। भाई टाइम पूरा करोगे तो करो, किसने रोका है? लेकिन आवाम के लिए काम करो ना। लेकिन फिर आप काम करने पर तैयार नहीं है आप। ये बताएं फिर नदीम साहब, इतने तजर्बाकारों को 13 पार्टियां, इतने सालों का तजर्बा, अब तो उनकी नस्लें, और फिर आगे जो तीसरी लड़ी है उनकी वो आगे सियासत के अंदर, एक भुट्टो साहब थे जिन्होंने नारा लगाया, अब उनका जो ग्रैंड सन है वो भी वही नारा लगा रहा है, रोटी कपड़ा मकान का। मुझे ये बताएं कि इतने तजर्बाकारों से किस तरह धोखा हो गया, किसने इनको धोखा दे दिया? इनको नहीं पता था क्या करने जा रहे हैं, उनके साथ क्या होने जा रहा है, इसके बाद जो कुछ इनके साथ अब हो रहा है, आई मीन दिस इज अ पॉलिटिकल सुसाइड। एग्जैक्टली, बिल्कुल मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आपने यूज किया है। ये इन्होंने सहारा दे दिया। इन्होंने जो ना पहले PTI जो थी, और मैं कह सकता हूँ कि मसनूई तनफ्फुस के ऊपर वो चल रही थी, लेकिन इन्होंने वेंटिलेटर उसका हटा दिया, उसको नई सांसें दे दी हैं, उसको खुली फजा में लेके चले गए। ये खुद मर गए हैं। सिर्फ क्या है, जुज वक्ती इख्तिदार के लिए और कुछ भी नहीं, ना कुल वक्ती इख्तिदार, जुज वक्ती। और वो जो आपने बात की तीसरी नस्ल के लिए, कि अपने तीसरी नस्ल को ट्रेन करने के लिए लेकर आए थे। वो देख लिया ना, मदद चक लिया आपने पंजाब में कि चंद रोज के वजीर आला बने, उसके बाद किस तरह से हटाया गया। इसी तरह से बिलावल भुट्टो साहब को देख लिया आप, उनको वजीर खारजा बना दिया। आप देखें कहाँ नजर आ रहे हैं, कहाँ गए वो, सिर्फ पिछले दिनों बहुत बाहर ही रहे। तो इनके पास, किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि जिसको लेके चलते आवाम कुछ कहती है। अगले इलेक्शन में भी उन्होंने जाना है। नो डाउट जो बातें चल रही है ना कि 10 साल प्रोग्राम चल रहा है, फिर एक दोबारा से वो जिंदा हो गया कि 10 ईयर की प्लान है, नेक्स्ट इलेक्शन के बाद जो होने जा रहा है वो यही है। तो ये तो बन गए इनके। देखे, बेवकूफ बनाया नहीं जाता, बेवकूफ होते हैं तो बनते हैं ना आप। कि इतनी यानी 13 जमातें सारे यानी कि घाघ सियासतदान है, घाघ सियासतदान जिनको कहते हैं, कि वो बेवकूफ उनको किसने बना दिया? इमरान खान को कहा करते थे कि वो तो स्पोर्ट्समैन है, बॉलिंग कराता है, मैच खेलता है 11 खिलाड़ियों के साथ, तो वो कैसे कुछ कर सकता है? भाई उसी ने आपको बता दिया कि ऐसे नहीं, इंज खेलते हैं, जैसे आप खेल रहे हो ऐसे नहीं खेलते हैं। तो ये सारे खुद ही बेवकूफ थे, सिर्फ अपने छोटे से मफाद के लिए इन्होंने पूरी पार्टी मुस्लिम लीग नून को, जिस तरह उसकी तारीख में इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया जितना कि इस दौर में मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंच चुका है। आपके पंजाब के अंदर आपको जो बदतरीन शिकस्त हो गई है, उसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है आपके पास। आप नहीं हासिल कर सकते कुछ भी, सिवाय इसके कि जो जितना वक्त खेल सके हम इक़्तिदार में रह के, और जो जितना नुकसान हुआ है, जितने अरसे में इक़्तिदार से दूर रहें, इसमें अपना गेन करें, पैसा बढ़ाएं, बैंक बैलेंस बढ़ाएं, और बाहर पैसे भेजें। देखें, मैं उसके ऊपर आऊंगा थोड़ा सा टाइम लेके। जो महंगाई हो रही है और जो डॉलर जिस तरह से फ्री फॉल इन्होंने छोड़ दिया गया है, या किसी मुल्क में इस तरह से होता है? कहीं ऐसा नहीं होता है। मैं एक और बदतरीन मिसाल आपको दूं श्रीलंका की, जैसे श्रीलंका में हुआ है। आपको याद होगा श्रीलंका का जब एपिसोड हुआ था, उसके बाद एक इंटरनेशनल इदारों ने रिपोर्ट शाया की थी जिससे पाकिस्तान समेत 12 ममालिक का हाल ये बताया गया था। अनफॉर्चुनेट ऐसा ही है ना। अच्छा, उसके बाद कल इराक की पार्लियामेंट के ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया है। कल इराक की पार्लियामेंट के अंदर हुआ है ये। वहां पे भी क्यों हुआ है? जो श्रीलंका में बदनुवानी और अकरबा परवरी, वो ये है कि वो जो उनकी खानदानी सियासत रूसी सियासत, उसके ऊपर बद इंतजामी के खिलाफ हुआ। इराक में भी यही हुआ है। जब पाकिस्तान के अंदर करप्शन, नेपोटिज्म और ये बैड गवर्नेंस, ये यहाँ पे नहीं है क्या? कितनी है मरूसी सियासत, जितनी पाकिस्तान के अंदर तीसरी जनरेशन को बनाया जा रहा है, तीसरी जनरेशन को आवाम के फंड के ऊपर ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे लूटमार की जाती है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अभी भी रोयल असगर साहब जिस तरह से बात कर रहे थे, वो कह के गए, क्या कहा उन्होंने? आप देखें ना, कोई एक बात की अपनी बात की नहीं, सिवाय दूसरी जमातों पर क्रिटिसाइज किया। आपने सवाल किया तो वो छोड़ के चले गए प्रोग्राम। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि हमारी बारी भी आएगी, अभी इनकी बारी है, मैं कोई ज्यादा परेशान नहीं हूँ। उनकी बातों का खुलासा मैंने अखस के, पता नहीं मैं सही था या गलत था, लेकिन मुझे समझ आई उन्होंने ये कहा। तो हम कोई अपनी तरफ नहीं देख रहा, हमेशा दूसरे की तरफ गालियां दे रहे हैं।
कोई काम कोई करने अपनी को तरफ तैयार नहीं देख रहा, कोई काम करने को तैयार नहीं है, दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, और यही सियासत है जो जारी है और इसको बदलना होगा। लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है। कहना था नदीम रज़ा साहब का। बहुत शुक्रिया नदीम साहब ने प्रोग्राम में हमें वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। हालात हाज़िरा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।